हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज जो वीडियो आपके सामने पेश है ये है ओ हेनरी की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मजाया का दूसरा पार्ट। इस स्टोरी के पहले पार्ट का वीडियो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है आपके लिए। तो उस लिंक पे जाके आप पहले वाले भाग को जरूर देखें ताकि आपको इस पूरी कहानी को समझने में आसानी हो। तो पहले वाले भाग में क्या होता है कि हम देखते हैं कि कैसे एक कपल जो कि बहुत ही फाइनेंशियल डिफिकल्टी में अपना गुजारा कर रहा है और क्रिसमस आता है और वो दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं। तो उसमें से जो लड़की होती है वो अपने हस्बैंड जिम को गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, वो अपने बहुत प्यारे बालों को बेच देती है और उसके बाद जो है वो जिम की जो घड़ी होती है उसके लिए एक चेन खरीदती है। तो यहां तक जो था हमारा पहला पार्ट था। तो चलिए आइए देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या होता है। When Della reached home, her intoxication gave way a little to prudence and reason. जब डेला घर पहुंचती है और उसने अपने बाल बेच दिए होते हैं और उसके बाद उन बेचे हुए बालों से जो पैसे आते हैं उससे वो एक घड़ी लेके जब अपने घर पहुंचती है तो उसे फिर एहसास होता है, प्रूडेंस, उसको विवेक आता है कि ये क्या हुआ। उसके जो बाल थे वो कपल को, दोनों को बहुत पसंद थे, तो उसे इस बात का दुख होता है। She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love. उसके बाद वो क्या करती है, अपने बालों को, क्योंकि अब वो छोटे छोटे हो गए होते हैं, तो उन बालों को वो ठीक ठाक करने के लिए जो कर्लिंग आयरन्स जो होती हैं, जो पहले क्या होता था कि अभी तो इलेक्ट्रिक आती हैं बहुत चीज़ें, उस समय बालों को सीधा करने के लिए या सुलझाने के लिए जो रॉड्स वगैरह आती थी उन्हें गैस पे गर्म करना पड़ता था और जब वो गर्म हो जाती थी तो उसके बाद उसको बालों से लगाया जाता था। तो वो अपने बालों को सीधा करने के लिए, सुलझाने के लिए ऐसा करने लगती है, क्योंकि यहाँ पे लेखक का कहना है कि जब आप जेनरोसिटी, बहुत दयालुता जिसमें प्यार भी मिला हुआ हो, कुछ करते हैं तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, रेवेजेस, वो दिखाई देते हैं। Which is always a tremendous task, dear friends, a mammoth task. और ऐसा करना प्यार की खातिर एक बहुत ही बड़ा काम होता है, ट्रिमेंडस, एक मैमथ टास्क होता है, विशाल, या दूसरे शब्दों में कहो तो इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, जिसको मतलब टैकल करना आसान नहीं होता जब आप प्यार में कुर्बानी देते हो। Within 40 minutes her head was covered with tiny close-lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. और लगभग 40 मिनट तक जब वो अपने बालों को संवारती रहती है, ठीक करने की कोशिश करती रहती है, तो बालों में हर तरफ आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जो कर्ल्स होते हैं जो बालों में लगाते हैं, कई बार घुंघराले बनाने के लिए लगाए जाते हैं, कई बार सीधे करने के लिए लगाए जाते हैं, तो ये जो चीजें हैं हर तरफ डेला के बालों में होते हैं। और उसे देख के ऐसा लगता है कि एक ट्रूएंट कहते हैं जो स्कूल से भागने वाला जो लड़का होता है, तो उनके बाल जिस तरह से होते हैं उसी तरह के कुछ बाल इसके भी हो गए थे। She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. उसके बाद वो अपने आप को शीशे में देखती है बहुत ध्यान से और बहुत ही एक क्रिटिकल रूप से कि मैं कैसी लग रही हूँ। If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he will say I look like a Coney Island chorus girl. और वो फिर अपने आप से कहती है, अगर जो जिम मेरा हस्बैंड है मुझे मार नहीं देता और मेरे ऊपर एक निगाह डालता है तो उसे शायद ऐसा लगे कि जो ये बाल है मेरे, ये जो छोटे छोटे हो गए हैं और इन बालों में मैं जैसी लग रही हूँ, तो शायद उसे लगे कि मैं कोनी आइलैंड में एक कोरस गर्ल की तरह दिखती हूँ। तो कोनी आइलैंड जो है एक अम्यूजमेंट पार्क है न्यूयॉर्क में, और जहाँ पर ये जो कोरस गर्ल होती हैं वो एक झुंड का, एक ग्रुप का सदस्य होती हैं और वहाँ पे मतलब वो गाती हैं और नाचती हैं। और कोरस गर्ल के बाल ज़्यादातर, अब तो नहीं पता, लेकिन उस समय जो है छोटे छोटे हुआ करते थे। तो यहाँ पे डेला जो है अपने आप को कह रही है कि मेरे छोटे छोटे बालों में शायद मैं कुछ इस तरह की लड़की लगती हूँ जो कि शायद
निचले दर्जे की जैसे कोई लड़की होती है, तो वो अपने आप को बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के साथ देख रही है कि मेरा रूप रंग जो है वो एकदम बदल गया है. बट वट could I do? Oh, what could I do with $1.87? लेकिन फिर वो कहती है, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ $1.87 बचे थे. मतलब मैं कोई अच्छा गिफ्ट नहीं ले सकती थी अगर मैंने अपने बाल काट ना दिए होते और उसे बेचा ना होता. At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. तो 7 बजे के आसपास, अब क्योंकि जिम के आने का भी टाइम हो गया होता है और कॉफ़ी बन चुकी होती है, और उसके बाद जो है शाम का जो खाना होता है उसके लिए जो फ्राइंग पैन होता है वो स्टोव के ऊपर गर्म हो चुका होता है, और वहाँ पर जो चॉप्स, जो मीट्स के चॉप्स होते हैं वो बनने के लिए रेडी होते हैं. जिम वॉज नेवर लेट. जिम हमेशा टाइम पे आता. Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. उसके बाद वो क्या करती है, अपनी हाथ में जो चेन उसने खरीदी होती है जिम के लिए वो लपेट लेती है, और कोने में जो टेबल होती है जो कि दरवाजे के पास होता है वहां पर वो बैठ के इंतजार करने लगती है, और जिम वहीं से हमेशा आता था. Then she heard his steps on the stairs away down on the first flight and she turned white for just a moment. उसके बाद जिम के सीढ़ियां चढ़ने की जो है आवाज आने लगती है, और इसे सुन के वो थोड़ी देर के लिए सफेद पड़ जाती है, मतलब उसे बहुत डर लगता है. She had a habit of saying a little silent prayer about the simplest everyday things. और डेला की आदत क्या होती है कि वो मन ही मन प्रार्थना करती है, कोई साधारण सी बात हो उनके लिए भी. एंड नाउ शी विस्पर्ड. उसके बाद वो बुदबुदा के कहती है, प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी. और उसके बाद वो बुदबुदा के कहती है कि हे ईश्वर, उसे ऐसा मत सोचने देना कि मैं अब सुंदर नहीं दिखती. तो वो काफी सहमी हुई है, क्योंकि उसे लगता है कि अब बाल चले गए हैं, वो जिम को अब सुंदर नहीं लगेगी जैसे वो पहले थी. द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज्ड इट. उसके बाद दरवाजा खुलता है, जिम अंदर आता है और फिर उस दरवाजे को वो बंद कर लेता है. ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस. वो देखने में ऐसा लगता था जैसे बहुत सहमा हुआ हो. थिन मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खुश था. Poor fellow, he was only 22 and to be burdened with a family. सिर्फ 22 साल का था ये बेचारा, और उसके ऊपर तुक्का ये था कि burdened with a family. उसके ऊपर एक फैमिली का बोझ भी आ गया था, burdened. He needed a new overcoat and was without gloves. और उसकी हालत देख के आप कह सकते हो कि उसे एक ओवरकोट की भी जरूरत थी, और उसके बाद उसे दस्तानों की भी जरूरत थी. जिम stopped inside the door as immovable as a setter at the scent of quail. उसके बाद जिम जब अंदर आता है तो वो रुक जाता है, वो ठहर जाता है. immovable ऐसा लगता है जैसे वो जड़ हो गया है, चल फिर नहीं सकता. और उसकी हालत देख के ऐसा लगता है जैसे कि एक सेटर एक कुत्ता होता है जो कि शिकार के लिए यूज होता है, तो उसकी हालत भी उस शिकारी कुत्ते की तरह हो जाती है जो कि क्वेल, एक जो बटेर होती है, उसकी गंध पाकर जैसे वो एक जगह रुक जाता है, उसी तरह जिम की हालत हो गई होती है. His eyes were fixed upon Della and there was an expression in them that she could not read and it terrified her. और जिम की जो आंखें वो डेला के ऊपर ठहर गई होती हैं. उनके अंदर एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसे कि डेला पहचान नहीं पाती कि ये कैसा एक्सप्रेशन जो है, ये क्या कहना चाहती है इसकी आंखें. और ये जो चीजें हैं उसे बहुत डरा देती हैं. टेरिफाइड हर. इट वॉज नॉट एंगर. ये जो एक्सप्रेशन था जिम की आंखों में, ये गुस्सा नहीं था. नोर सरप्राइज, आश्चर्य भी नहीं था. नॉट डिसअप्रूवल, मतलब ऐसा क्यों किया ये भी नहीं था. नोर हॉरर, ना ये कोई डर था. नोर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर. और ना ही कोई ऐसा सेंटिमेंट था, कुछ इस तरह की बात थी जिसके लिए डेला ने अपने आप को तैयार करके रखा हो. मतलब जितने भी नेगेटिव इमोशन होते हैं उनमें से वो एक भी नहीं था उसकी आंखों में, लेकिन फिर भी कुछ था जिसे देख के डेला जो है सहम जाती है. ही सिंपली स्टेड एट हर फिक्सेडली.
with that peculiar expression on his face. उसके बाद वो उसके ऊपर अपनी आंखें गड़ा देता है जैसे कि वो फिक्स हो गई हो और एक अजीब सा एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आता है, peculiar expression. Della wriggled off the table and went for him. उसके बाद डेला जो है घूमती है टेबल से और उसके पास चली जाती है जिम के. जिम डार्लिंग, शी क्राइड, डोंट लुक एट मी दैट वे. आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड बिकॉज आई कुडंट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू ए प्रेजेंट. जिम डार्लिंग, वो कहती है रोते हुए कि मुझे इस तरह से मत देखो, मैंने अपने बाल इसलिए काट दिए और इसलिए बेच दिए क्योंकि मैं इस तरह से नहीं जी सकती थी कि क्रिसमस आया है और मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी ना ले दे सकूं. इट विल ग्रो आउट अगेन. ये बाल हैं, फिर बड़े हो जाएंगे. यू वोंट माइंड विल यू. तुम्हें तो खैर परवाह नहीं है ना इस बात की कि है. वो पूछती है. आई जस्ट हैड टू डू इट. मुझे ये करना ही था. माई हेयर ग्रोज ओफुली फास्ट. से मैरी क्रिसमस जिम एंड लेट्स बी हैप्पी. अब इसके बाद डेला कहती है कि जो मेरे बाल हैं बहुत ही तेजी के साथ बढ़ते हैं, इसलिए मैरी क्रिसमस बोलो जिम और चलो खुश हो जाते हैं. यू डोंट नो व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू. तुम शायद अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी प्यारी, कितनी सुंदर जो एक गिफ्ट है मैंने तुम्हारे लिए लिया है. यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आस्क्ड जिम laboriously, as if he had not arrived at that patent fact yet, even after the hardest mental labor. तुमने अपने बाल काट दिए, जिम कहता है, जैसे कि बोलते समय उसे बहुत मेहनत लग रही हो, laboriously, और वो ऐसे बोल रहा होता है जैसे कि उसने देख तो लिया होता है कि क्या हुआ है, लेकिन अभी भी उस बात को उसकी आंखें मान नहीं रही होती हैं, उसका दिमाग चल नहीं रहा होता है इस बात पे. Cut it off and sold it, said Della. हाँ, मैंने इन्हें काटा और बेच दिया. Don't you like me just as well anyhow? I am me without my hair, aren't I? क्या तुम मुझे उनके बावजूद या उनके अलावा पसंद नहीं करते? मैं ही हूं, सिर्फ मेरे बाल नहीं है. क्या ऐसा नहीं है? तो डेला जो है जिम से सवाल करती है. जिम looked about the room curiously. उसके बाद जिम जो है कमरे में चारों तरफ कुछ हैरानी से देखता है. क्यूरियसली मतलब कुछ जैसे कुछ ढूंढ रहा हो. यू से योर हेयर इज गॉन, ही सेड विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसी. और तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल जा चुके हैं. वो कहता है, ऐसे कहता है जैसे कि कुछ पागलपन हो बातों में. तो जिम को अभी तक इस बात का विश्वास नहीं हो रहा कि डेला ने अपने बाल बेच दिए हैं. यू नीडंट लुक फॉर इट, सेड डेला. तुम्हें इन्हें अब ढूंढने की जरूरत नहीं है. डेला कहती है, इट इज सोल्ड, आई टेल यू, सोल्ड एंड गॉन टू. ये बिक चुके हैं, मैं तुम्हें बता रही हूं कि ये बिक चुके हैं और जा चुके हैं. इट इज क्रिसमस ईव बॉय. ये आज क्रिसमस से पहले की शाम है. बी गुड टू मी, मुझसे ठीक रहो. फॉर इट वेंट फॉर यू, क्योंकि ये जो बाल गए हैं ये तुम्हारी खातिर गए हैं. मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड. शायद इसलिए भी था कि ये जो बाल थे मेरे, इनके दिन आ चुके थे. शी वेंट ऑन विथ सडन सीरियस स्वीटनेस. और ये कहते हुए उसकी बातों में एक तरफ जहां पर बहुत सीरियसपन होता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी बातों में बहुत प्यार भी भरा होता है. बट नो बॉडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू. बाकी जो भी हो, कोई भी मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता. शैल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम. क्या मैं अब जो है चॉप्स जो है खाने के लिए तैयार करूं? तो वो जिम से पूछती है. आउट ऑफ हिज ट्रांस जिम सीम्ड क्विकली टू वेक. और इसके बाद जो ट्रांस, जो एक खोया खोयापन होता है जिम में, वो अचानक से उससे जाग उठता है. ही एनफोल्डेड हिज डेला. उसके बाद वो डेला को गले लगा लेता है. एनफोल्डेड. फॉर 10 seconds let us regard with discreet scrutiny some inconsequential object in the other direction. और यहां पर राइटर कह रहा है कि अब ये जो गले मिले हुए हैं, इन्हें थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं और कोई दूसरी बात करते हैं, ताकि हमारा ध्यान इन पे ना रहकर दूसरी जगह चले जाए. मतलब हम इन्हें प्राइवेसी दे देते हैं. $8 a week or $1 million a year, what is the difference?
चाहे $8 हो एक हफ्ते के या 10 लाख हो एक साल के, क्या फर्क पड़ता है? अ मैथमेटिशियन और ए विट वुड गिव यू द रॉन्ग आंसर। अगर ये बात आप किसी गणित का जो महारथी है, मैथमेटिशियन, उससे पूछोगे और किसी बुद्धिमान विट से पूछोगे तो तुम्हें गलत जवाब मिलेगा। द मजाय ब्रोट वैल्यूएबल गिफ्ट्स बट दैट वाज नॉट अमंग देम। जो मजाए थे वो बहुत ही कीमती गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन ये जो है उनमें नहीं था। दिस डार्क अजर्शन विल बी इल्यूमिनेटेड लेटर ऑन। और इस बात की जानकारी आपको अभी थोड़ी देर बाद मिलेगी। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि जो मजाए थे उन्होंने भले ही बहुत अच्छे गिफ्ट दिए हों, लेकिन ये जो गिफ्ट था ये अनोखा था, और इस बात का पता हम थोड़ी देर में लगा लेंगे। जिम ड्रू ए पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल। उसके बाद जिम जो है अपनी ओवरकोट के पैकेट से एक पैकेज निकालता है और टेबल पर रख देता है। डोंट मेक एनी मिस्टेक डैल, ही सेड अबाउट मी। और फिर जिम जो है डैल से कहता है, देखो मेरे बारे में कोई गलत राय मत बनाना। I don't think there is anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. देखो तुम्हारे बालों का स्टाइल हो या शेव हो या शैम्पू हो या कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम जैसी हो मेरे लिए वैसी ही बहुत अच्छी हो। But if you will unwrap that package, you may see why you had me going a while at first. लेकिन अगर तुम उस पैकेट को खोलोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों मैं जो है कुछ देर के लिए हैड मी गोइंग, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था। वाइट फिंगर्स एंड निम्बल टोर एट द स्ट्रिंग एंड पेपर। उसके बाद जो है उन सफेद उंगलियों ने और वो निम्बल मतलब बहुत तेजी से चलने वाली जो उंगलियां थी, उन्होंने उस पेपर को खोला। एंड देन एन एक्सटैटिक स्क्रीम ऑफ जॉय। उसके बाद एक्सटैटिक मतलब बहुत ही जो खुशियों से भरी हुई एक जो चिल्लाहट होती है वो उसके मुंह से निकलती है। एंड देन अलास, और उसके तुरंत बाद वो एक आह में बदल जाती है। क्विक फेमिनिन चेंज टू हिस्टेरिकल टीयर्स एंड वेल्स। और उसके बाद एक औरत की जो रोने की, जो पागलपन में जो चीखें निकलती हैं और जो आंसू निकलते हैं, वो उसमें तब्दील हो जाती है। नेसेसिटेटिंग the immediate employment of all the comforting powers of the lord of the flat. और इन आहों में, इन आंसुओं में मतलब इतनी वेदना होती है, इतना दर्द होता है और खुशी होती है कि उस फ्लैट में, उस घर में जो रहने वाली जो ईश्वर हैं, उन्हें भी शायद वहां पर आकर उसे सहारा देना पड़े डैल को। इतनी भावुकपन से वो वहां पर रोती है, उसकी आहें निकलती हैं उस पैकेट को देख के। For there lay the combs, the set of combs, side and back that Della had worshipped long in a Broadway window. क्योंकि उस पैकेट में जो चीजें थी वो थे कंघे। वो कोई मामूली कंघे नहीं थे, वो ऐसे कंघे थे जिन्हें डेला ने हमेशा चाहा था, प्रार्थना की थी। ब्रॉडवे विंडो मतलब न्यूयॉर्क में जो जगह है ब्रॉडवे, उनकी दुकानों के शीशों में इन्हें देखा था डेला ने और कामना की थी। क्योंकि ये बहुत महंगे थे तो उसकी सिर्फ ये विश होती है कि कभी काश मैं भी इन्हें ले सकती, लेकिन आज उसकी वो विश पूरी हो गई होती है। ब्यूटीफुल कॉम्स प्योर टोटस शैल, बहुत ही प्यारे कंघे थे ये, कछुए की का जो शैल होता है, जो कवच होता है कछुए का, उससे बने हुए थे विद जूल्ड रिम्स। और उनको पकड़ने वाले जो रिम्स थे उसमें कीमती पत्थर लगे हुए थे। जस्ट द शेड टू वेयर इन द ब्यूटीफुल वैनिश्ड हेयर, उस तरह के कंघे थे जिसे कि उन सुंदर बालों में, जो कि अब रहे नहीं, में पहना जा सकता था। दे वर एक्सपेंसिव कॉम्स, ये बहुत ही महंगे कंघे थे। शी न्यू एंड हर हार्ट हैड सिंपली क्रेव्ड एंड yearned over them without the least hope of possession. और उसे पता थी इस बात का कि ये बहुत ही महंगे हैं और इसलिए उसने हमेशा कामना की थी, उसने चाहा था कि ये मुझे मिल जाएं, और उसे जरा भी इस बात का गुमान नहीं था कि एक दिन वो उसे मिल जाएंगे। एंड नाउ दे वर हर्स, और अब
ये कंघे उसके थे. But the tresses that should have adorned and coveted adornments were gone. लेकिन वो ट्रेसेस जो बालों के रेशे थे, जिन्होंने इन coveted मतलब ललचाई चीजों या ये जो बेशकीमती चीजें थीं इन्हें पहनना था, वो अब रहे नहीं. मतलब जो बाल थे वो जा चुके थे. But she hugged them to her bosom. लेकिन उसने इन चीजों को अपनी छाती से, बॉसम से लगा लिया. And at length she was able to look up with dim eyes and smile and say, my hair grows so fast, Jim. और थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखों को जो कि भीगी होती हैं उठा सकती है और एक मुस्कान के साथ कहती है, मेरे बाल जो हैं बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, जिम. And then Della leaped up like a little singed cat and cried, oh, oh. और उसके बाद फिर यकायक डेला को भी ख्याल आता है कि मैं कुछ भूल रही हूं, और वो एक जैसे कोई बिल्ली किसी गर्म जगह पे अपने पैर रख देती है या जल जाती है, उस तरह से वो उछलती है और कहती है, ओह ओह. जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट. जिम ने तो अभी तक अपना जो गिफ्ट है वो देखा नहीं है. शी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली अपॉन हर ओपन पाम. और उसके बाद वो क्या करती है, उसे लेती है और बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उसकी जो हथेली होती है, पाम, उस पे रख देती है. द डल precious metal seemed to flash with a reflection of her bright and ardent spirit. और ये जो बेजान जो धातु होता है, मतलब जो चेन की का जो मेटल होता है, वो यकायक उसके उत्साह के साथ जगमगा उठता है. मतलब जब वो उसे देती है तो उस मेटल में भी जान आ जाती है. Isn't it a dandy, Jim? ये बहुत बढ़िया नहीं है, जिम? वो पूछती है. dandy मतलब बेस्ट. I hunted all over town to find it. मैंने हर तरफ इसे ढूंढा. You will have to look at the time 100 times a day now. और अब तुम टाइम दिन में 100 बार देखोगे. Give me your watch. तुम अपनी घड़ी दो. I want to see how it looks on it. मैं देखना चाहती हूँ कि ये चेन उस घड़ी पे कैसे लगती है. Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. लेकिन उसकी बात न मानते हुए जिम जो है टम्बल्ड, वो लुढ़क जाता है काउच, सोफे पे, और अपने जो हाथ हैं अपने सर के पीछे रख के वो मुस्कुराता है. डेल said he. तो कहता है, डेल देखो, लेट्स पुट अवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे एंड कीप देम अ व्हाइल. हमारे जो क्रिसमस गिफ्ट्स हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए हम अलग कर लेते हैं अपने से और छोड़ देते हैं. They are too nice to use just at present. क्योंकि अभी इन्हें हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही प्यारे हैं. I sold the watch to get the money to buy your combs. मैंने अपनी घड़ी तुम्हारे कंघों के लिए बेच दी. And now suppose you put the chops on. और शायद मुझे लगता है अब तुम वो जो खाना बनाने जा रही थी वो तुम बना लो तो बढ़िया रहेगा. The Magi, as you know, were wise men. तो यहाँ पर अब जो है कंपैरिजन है, जो राइटर हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं द मजाए, जो कि वाइज मैन जिन्हें कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में, जिन्होंने गिफ्ट दिए थे जीसस जब बोर्न हुए थे, तो उनसे कंपैरिजन हो रहा है कि वो जो मजाए थे वो बहुत ही बुद्धिमान लोग थे. वंडरफुली वाइज मैन, बहुत ही बढ़िया बुद्धिमान लोग. हु ब्रोट गिफ्ट्स टू द बेब इन द मैंजर. बेब इन द मैंजर से मतलब यहाँ पर जीसस क्राइस्ट से है. तो वो जीसस क्राइस्ट के लिए गिफ्ट लेकर आए थे. दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स. और उनके कारण ही जो क्रिसमस में हम गिफ्ट देते हैं या लेते हैं, उसी वक्त से ये प्रथा चली आ रही है. बीइंग वाइज देयर गिफ्ट्स वर नो डाउट वाइज वंस. क्योंकि ये लोग बुद्धिमान थे तो इनके जो गिफ्ट थे ये भी बुद्धिमानी वाले थे, मतलब अच्छे गिफ्ट थे. Possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. But इनके गिफ्ट अगर मान लीजिए डबल मिल जाते हैं तो आप उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं. मान लीजिए क्रिसमस में किसी ने आपको 2 गिफ्ट दिए जो कि एक जैसे हैं, तो शायद आप उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of 2 foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house. और यहाँ पर मैं ऐसे बुद्धिमान लोगों के साथ
इन दो नाचीज पागल बच्चों की बात कर रहा हूं जो कि एक फ्लैट में रहते हैं और जिन्होंने बहुत ही मूर्खता के साथ अनवाइजली अपनी सबसे प्यारी चीज को एक दूसरे के लिए कुर्बान कर दिया. बट इन ए लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज लेट इट बी सेड दैट ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स दीज टू वर द वाइजेस्ट. और आखिर में लेखक कहता है कि मैं कहना चाहूंगा वो सारे बुद्धिमान लोगों को जो कि हमें दिखाई देते हैं आसपास कि इन्होंने जो गिफ्ट दिया था ये गिफ्ट सबसे अच्छा वाला था. ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स सच एज दे आर वाइजेस्ट. और ये गिफ्ट लेने और देने वालों में सबसे अच्छे लोगों में से भी यही है. एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट. हर जगह यही जो लोग हैं, मतलब ये जो लड़का और लड़की की बात मैंने बताई आपको, ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान है. दे आर द मजाए. ये लोग वास्तव में मजाए हैं, मतलब ये लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान है क्योंकि इनके जो गिफ्ट थे वो सबसे ज्यादा अच्छे वाले गिफ्ट थे, क्योंकि इन्होंने गिफ्ट के लिए वो कुर्बानी दी थी जो कि इन्हें सबसे ज्यादा प्यारी थी. तो दोस्तों ये था कंक्लूजन इस कहानी का, और इसके साथ ही ये पूरी कहानी खत्म होती है इस दूसरे पार्ट पे आके. तो होपफुली आपको कहानी पसंद आई हो और जरूर बताइएगा कैसा लगा. और अगर ये जो एफर्ट है आपको एक्सप्लेन करने का स्टोरी का अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी. तो आज के लिए गुड बाय.